नमस्कार, आदाब, मैं अर्जुन आपका डेली हिंदुस्तान न्यूज़ पोर्टल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर महबूब मुस्तफ़ा भट्ट साहब हैं, जो कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है उसके सेक्रेटरी भी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं, जिसको आप राज्य प्रभारी कहते हैं। और साथ में आप सब लोग जानते हैं कि आज़ाद साहब के भतीजे भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, ख़ास करके आजकल की जो पॉलिटिकल उथल-पुथल चल रही है, ख़ास करके डीएपी में इनसे कुछ कड़वे सवाल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। महबूब साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से डेली हिंदुस्तान से बात करने के लिए। अर्जुन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। महबूब साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि देख रहे हैं हम कि हाल ही में आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। आज़ाद साहब ने अपने 50 साल के लंबे करियर के बाद जो है एक नई पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नाम से। और बहुत ही तेज़ी से उसके अंदर जॉइनिंग भी देखने को मिली, एक सैलाब देखने को मिला। लेकिन हाल ही कुछ पिछले हफ्तों हफ्तों में कुछ लोग आपके पार्टी छोड़ कर के चले गए, और जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने सीधा-सीधा कहा कि अब देखिए आपकी विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। तो ये जो विकेटें गिरने का सिलसिला है, ये क्या थमेगा? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊँगा, ये विकेटें गिरना या जॉइनिंग होना, जाना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिलसिला है और ये पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होता है। ये आज से नहीं चला जा रहा है, बहुत सालों से, जब से हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ भी पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल लोग जो हैं वो आते हैं, जाते हैं। और बहुत सारी पार्टियां, जैसे आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड पार्टियां लगभग 3,000 के करीब हैं और बहुत सारी तो उसमें कांग्रेस से ही निकली है। और किसी पार्टी को आप बोलें कि विकटें गिरने से या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये आपको इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँ कि जब से आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई और उनके साथ शाना बशाना बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। अ, उनके साथ बहुत सारे लीडर जो हैं जिन्होंने बात की है, जिसमें डीडीसी हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट्स हैं, बहुत सारे एनजीओज़ के हेड हैं, जो आज भी संपर्क में हैं, उनके राब्ते में हैं, जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे ज्वाइन करेंगे। रहा सवाल जो हमारे कुछ बुज़ुर्ग, कुछ बड़े नेता जो निकल गए, कहीं न कहीं मतभेद रहा होगा, उनके अपने टिकटों के चक्रों में, ओहदे के चक्रों में। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई पार्टी को फ़र्क पड़ता है। अगर कोई एक जाता है तो 10 लोग आते हैं। जैसे कि बिल्कुल, अभी महबूब साहब, मतभेद से आपने एक बात कही। जैसे तारा चंद जी, जो कि कांग्रेस में किसी वक़्त यहाँ पे राज्य के वाइस मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद जो है उन्हें डीएपी के अंदर जो है वाइस चेयरमैन से नवाज़ा गया। क्या तब तक आपकी पार्टी को ये मालूम नहीं था कि ये व्यक्ति जो है आपकी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और उसको वाइस चेयरमैन जैसे ही बनाया गया और कुछ ही दिनों के बाद वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के भी नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से एक ऐलान किया जाता है कि हम उनको अपनी पार्टी से बर्खास्त कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या आज़ाद साहब को मालूम नहीं थी? देखिए, मालूम की बात नहीं है, पता सब कुछ होता है। और आज़ाद साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, ऐसे ही नहीं उनको फ़ख्र हिंद का खिताब मिला है। और हिंदुस्तान नहीं बल्कि जो बाकी मुल्क हैं, उनके नाम को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं। और इतने स्टेटों पे कांग्रेस को उन्होंने जितवाया है। मतलब उनको मैनेजर ऑफ द कांग्रेस कहा जाता था कि जहां गवर्नमेंट नहीं बनती थी वहां उनको भेजा जाता था इंचार्ज बना के। तो उनको ये नहीं है कि मालूम नहीं होता, लेकिन कभी कभी के बड़ा जो नेता होता है वो नज़रअंदाज कर देता है, कि सोचते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो समझ जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चले जाता है तो फिर कभी ना कभी कड़वे जो डिसीजन होते हैं वो लेने पड़ते हैं पार्टी को। उससे कभी नुकसान भी होता है, कभी फ़ायदा भी होता है। ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि पार्टी को उससे नुकसान है कि फ़ायदा है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे कहूँगा कि आज़ाद साहब की शख्सियत से, आज़ाद साहब की ज़ात पे, आज़ाद साहब की पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहे हैं और आने वाले टाइम में जुड़ेंगे। और एक बात और भी कह दूँ कि ख़ासकर मैं अपोज़िशन को ये कहना चाहूँगा आपके मीडिया मीडिया के ज़रिए, कि आज़ाद साहब एक नहायत ही शरीफ, नहायत ही काम करने वाले लोग, ऐसे बंदे हैं कि जिन जो आज भी इतना वक्त गुजारने सियासत में भी आज भी 18-18 घंटे काम करते हैं। और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में वापस अमन आए, जम्मू कश्मीर में प्रोग्रेस हो, जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। उनको अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, या अपने फैमिली के लिए वो नहीं कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वो इतने लोग
लोगों के लिए दिन रात काम करें, कभी कश्मीर, कभी जम्मू, कभी डोडा, कभी किश्तवाड़, कभी लोलाब, कभी अनंतनाग। इतनी ठंड में भी अगर बाकी लोग अभी कमरों में बुखारियों में छुपे हुए हैं, लेकिन आज़ाद साहब अभी भी दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं ऑपोजिशन को ये भी बताना चाहूँ कि इतना क्या गुनाह कर लिया अपनी पार्टी बना के। बहुत सारी पार्टी हिंदुस्तान में बनी है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे जो साबिक मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, हमारे मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने भी कितनी पार्टियां चेंज की। पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हट के, फिर बाद में जन मोर्चा, फिर बाद में कांग्रेस वापस, कांग्रेस में फिर कांग्रेस में वापस, फिर अपनी पार्टी बनाई। तो कितने लोग हैं। उसके बाद फिर अगर नेशनल लेवल पे बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, शरद पवार की बात करें, इवन कि प्रणब मुखर्जी ने भी, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी कुछ देर के लिए। फिर हमारे अजीत जोगी जी थे, और इस तरह हरियाणा से भी हमारे मंत्री थे। इस तरीके से बहुत सारी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से ही निकली और बनाते। हमारे वाई एस आर रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे आंध्र प्रदेश के, उनके बेटे ने बनाई। इस तरीके से बहुत सारी पार्टियां बनी, हिंदुस्तान में बनी। तो किसी ने गुनाह नहीं किया। जब घर में नई बात बनती है तो घर से अलग हो जाते हैं, फिर तो हम इस तरह क्या मतलब है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हर एक आदमी, हर एक पार्टी बस आज़ाद साहब के पीछे लगी हुई है। ये जी पार्टी क्यों बनाई, पार्टी से क्या कारण है कि आज़ाद साहब के पीछे ही सब लोग लगे हुए हैं? डर है क्या उनसे, तो विपक्षी पार्टियों को? देखो, मुझे तो एक तो आज़ाद साहब से डर लगता है और आज़ाद साहब के काम करने के तरीके से डर लगता है। जो उनका 2.5 साल का पीरियड रहा है, जो जम्मू कश्मीर में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, आज भी लोग उसको याद करते हैं और आज भी लोग उसको मानते हैं कि वो काम कभी भी पिछले 70 साल में नहीं हुआ। अब लोग पार्टी बोलते हैं, फिर अगर मैं बोलूँगा फिर बयान उसमें आएगा कि उस टाइम तो सेंटर ने दिया था। तो सेंटर में और भी सीएम रहे हैं पहले, सेंटर की सपोर्ट के ज़रिए इधर और भी सीएम रहे, वो क्यों नहीं कर पाते? अपना भी तो विज़न होना चाहिए, अपना भी तो सोच होनी चाहिए, अपने भी काम करने का तरीका होना चाहिए। पैसा तो सेंटर से बड़ी बार आया, अभी भी आ रहा है, वैसा काम क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बार-बार फिर कांग्रेस के लीडर, जो कल भी सुन रहा था, परसों भी सुनता हूँ कि नहीं जी उन्होंने कौन सा खुद से किया, पीछे से तो सपोर्ट थी मनमोहन सिंह जी के। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने तभी दिया जब आज़ाद साहब ने प्रोजेक्ट उनके लिए मांगा। और भी तो सीएम आ रहे हैं, वो क्यों नहीं बोलते कि ये चीज़ें करें? तभी हज हाउस बने, तभी डिस्ट्रिक्ट बने, कभी तहसीलें बनी बिना बोले। पहले तो कितने लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ी हैं 30-30 साल, जब वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए मांग रहे थे, रियासी के लिए मांग रहे थे, तब भी क्यों नहीं मिला? आज़ाद साहब के टाइम में क्यों मिला? क्योंकि वैसा विजनरी लीडर आज तक नहीं था और आज के बाद भी पैदा नहीं होगा। इसलिए हमें अपने मैं पार्टी के नाते नहीं बल्कि एज ए फैमिली के नाते हमारा अब कर्तव्य बनता है कि आज़ाद साहब के लिए जम्मू कश्मीर के जहाँ भी अच्छे लोग हैं जो तरक्की चाहते हैं, जो खुशहाली चाहते हैं, वो हम आज़ाद साहब के लिए जोड़ेंगे। आज भी मेरे पास लगभग 100 से ऊपर की लिस्ट है जो अच्छे लोग आज़ाद साहब से जुड़ना चाहते हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि शाना बशाना आज़ाद साहब के साथ ज्वाइन भी करेंगे और काम भी करेंगे। और ऐसे लोग हैं जिनको मैंडेट की ज़रूरत नहीं, बस वो चाहते हैं कि आज़ाद साहब एक बार सीएम बन जाए और ऐसा खुशहाली का दौर जो 2.5 साल का था वो फिर 6 साल का उनको मिल जाए, ताकि जम्मू कश्मीर सोने की चिड़िया बन जाए और तरक्की के राह पे चले। इस समय हम देख रहे हैं आज़ाद साहब जो हैं श्रीनगर पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप एनसी और पीडीपी का गढ़ तोड़ पाएँगे वहाँ पर? क्योंकि लगातार हम वहाँ की सियासत को देखते हैं। एक कभी पीडीपी वहाँ पे हुकूमत करती है या कभी एनसी के लोग करते हैं। इस बार आज़ाद साहब वहाँ पर गए हैं और काफ़ी जन सैलाब देखने को मिलता है। उम्मीदें हैं आपको जो कश्मीर से कि वो लोग जो है एक नई बनी पार्टी को जो है इस बार जो है सपोर्ट करेंगे? देखिए, कश्मीर के तो हवाले से आपने सवाल पूछा, मैं तो कहता हूँ पहले तो जम्मू कश्मीर में ही एक क्रांति का दौर आएगा। टाइम लगता है, पार्टी को सोच विचार होता है, कैसे लोगों को लाना है, नए पुराने जो लोग हैं उनको कहाँ एडजस्ट करना है, नए लोगों को कहाँ ले जाना है। जब एक बार वो बॉटलनेक होता है, वो जब खुल जाता है, तो उसके बाद रास्ते खुद खुल जाते हैं। और रहा सवाल, हमें किसी को तोड़ना नहीं है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ना है और ये उनको सामने एक इसका भरोसा दिलाना है कि एक वही शख्सियत जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं और काम किया है। और रहा सवाल, एक खासकर कश्मीर में एक वैक्यूम है। उनको, लोगों को, हर एक को पता है कि हमें हमेशा हॉलो स्लोगन्स दिए गए, कभी अलग होने के नाम से, कभी आज़ादी के नाम से, कभी आर्टिकल 370 को वापस बहाली दिलाने के नाम से। लेकिन मैं उन पार्टियों से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ही का तब राज था, आपने क्यों नहीं इसको संभाला? मैं इसकी मिसाल हमेशा ये देता हूं कि पहले मैं आपसे जैकेट मांगूंगा
तो आपने दे दी, मैंने आपसे मफलर मांगा, आपने दे दिया, जब आपसे शर्ट मांगने की बारी है आपने रोक दिया। यानी कि जब कानून आर्टिकल 370 टूट रहा था 1962 में, गुलजारी नंदा जी ने पार्लियामेंट में कहा इट्स जस्ट ए नट शेल, इट्स नथिंग एल्स, कि ये अब आर्टिकल 370 रहा ही नहीं कुछ है। बहुत सारे कानून जो थे वो टूटते गए। अगर हमने सदर रियासत की बात करें, सदर रियासत से कैसे गवर्नर पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर से कैसे चीफ मिनिस्टरशिप से पहुंच गए, तो इसमें किस पार्टियों का रोल रहा है, किन का हाथ रहा है? तब क्यों नहीं आपने रोया? तब क्यों नहीं आपने अपने आप की जो आवाज़ उठाई कि नहीं जी हम ये नहीं करेंगे? फिर अब जब होने लगा तो तब जाके अब ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि नहीं जी उसने किया, इसने किया। तब रोकना था ना, इसको परमानेंट बना देना था आर्टिकल 370 को। तो तब तो इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। अब जब ये खत्म हो रहा था, जब एजेंडा पार्टी का था जिसने ये तोड़ा, उसके एजेंडा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से ये उनके एजेंडा में था कि हमें एक आर्टिकल 370 को तोड़ के जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ पूरा मिला देना है, तो तब जाके रोकना था ना। आज भी तो सियासत करते हैं 370 पे सभी पार्टी यहाँ की, और आज़ाद साहब कहते हैं कि 370 को लाना मुश्किल है अब, जब तक पार्लियामेंट में आपके पास पूरी स्ट्रेंथ ना हो या सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला ना आ जाए। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से यहाँ पर जो है लोगों को आश्वासन दिए जाते हैं 370 को लेकर के। तो क्या होगा 370 को लेकर, जिस पे यहाँ के जो लोग हैं उम्मीदें बना के रखते हैं कि एक स्पेशल स्टेटस था, वो कहीं ना कहीं तो छिन चुका है जम्मू कश्मीर का। लेकिन पॉलिटिक्स जो सियासत है वो तो 370 पे अभी भी चल रही है ना। देखिए ये तो चलती रहेगी। हम जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही शरीफ, निहायत ही शरीफ लोग हैं, जिनको हमेशा आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले भी हमेशा इमोशनल टच में बहका के, हमेशा उनको नारों पे, गलत बातों पे फंसाया गया, चाहे मिलिटेंसी का दौर रहा, आज़ादी के नारे देते रहे। मैं हमेशा देखता हूँ ऐसे कश्मीर में, मैं टंगडार से लेकर कोकरनाग तक ट्रैवल किया है और विदाउट सिक्योरिटी भी किया है। हर घर में गया हूँ, ऐसे हालात हैं कि जिन लोगों को खाने खाने को कुछ नहीं है। मतलब हमारे जम्मू प्रोविंस फिर भी बहुत अच्छा है। कहने को लोग कहते हैं कि कश्मीर बहुत करोड़पति है, लेकिन करोड़पति चंद लोग हैं। अभी भी हमने जब 3-4 महीने पहले जब राशन का सिलसिला कश्मीर में किया, तो ऐसे लोग हैं जो टीन के शेड में सिर्फ रह रहे हैं। तो उनको आर्टिकल 3, उनसे जब मैंने पूछा कि जब आर्टिकल 370 टूटा आपको क्या फ़र्क पड़ा? बोलते हमें तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। ना पहले जब था मुझे हमें तो रोज़ी नहीं मिलती थी उससे, अब टूटा तो उसे रोज़ी नहीं मिलेगी, रोज़ी मिलेगी हमें डेवलपमेंट से, हमें हमारे लिए कुछ करो। तो ये हॉलो स्लोगन्स देते रहें, लेकिन हमें उन लोगों के लिए काम करना है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कश्मीर में है, शाल बनाने वाले हैं, उनका अब जो आगे ट्रेड है वो ख़त्म हो रहा है। हमें आर्टिज़न्स के लिए काम करना है, जो उनका सारा आर्टिज़न के जो काम है वो अब ख़त्म हो रहे हैं। हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कश्मीर में जिनके बारे में कौन ध्यान दे ही नहीं रहा है। बस वो सिर्फ वोट, आज तक जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है। उन्होंने सोचा कि बाइकाट हो जाता है, हमें 2-2.5 हज़ार वोट मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वोट मिलता है। उन्हीं वोटों के लिए वो काम करते हैं। बाकी जो 80% 90% वोट नहीं देते उनके लिए काम ही नहीं करते। ये नहीं सोचते कि वो क्यों नहीं वोट दे रहे, उनके लिए हम काम करें ताकि वो भी एक डेमोक्रेसी में, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पर भरोसा कर सकें और उसके लिए काम कर सकें। बिल्कुल महबूब साहब, बहुत लंबी बातचीत हमारी हो गई है। ज़रूर अंत पे सवाल ये भी आपसे रहेगा मेरा, क्योंकि विकेटें गिरने का तो हमने बताया, कुछ रन जुड़ भी रहे हैं आपकी टीम के साथ। कल उसकी कड़ी के अंतर्गत अलियास साहब जो बनिहाल से हैं, एक बड़े हजूम के साथ श्रीनगर में वो ज्वाइन हुए डीएपी पार्टी को, और उस भीड़ के अंदर उन्होंने आपका नाम भी लिया कि उनको आपने मिलवाया था आज़ाद साहब से पहली बार। तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि ये ज़रूर सुनना चाहेंगे लोग कि अलियास साहब किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं। क्योंकि एक युवा और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच मैंने सोशल मीडिया पर उनके सुनी, और कल वो डीएपी को ज्वाइन हुए, जो कि वकार रसूल साहब के पहले पीए हुआ करते थे। आप बेहतर उनके बारे में जानते हैं। देखिए मैं इसी माध्यम से पहले तो कार्यकर्ता जितने हमारे हैं उनको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि वो डिमोरलाइज ना हो जाएं, वो भरोसा रखें पार्टी पर, वो भरोसा रखें हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब पे कि आने वाले टाइम में अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। ये मैं भरोसा दिलाना उनको चाहूँगा। और दूसरी बात रहा, आपने सवाल पूछा अलियास जी मेरे साथ जब मैं भी एनएसयूआई में था इंचार्ज चिनाब वैली का, और तब डिस्ट्रिक्ट डोडा एक ही हुआ करता था। तब उनको बदरा कॉलेज में साजिद मलिक हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्हीं के साथ ये जनरल सेक्रेटरी अलियास जी होते थे। फिर रामबन जब डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ तो पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनएसयूआई के मैंने उनको बनाया। उसी सिलसिले में फिर वो पार्टी के साथ जुड़ते रहे, आगे यूथ कांग्रेस में भी रहे, वकार रसूल जी के हमारे पीए रहे।
और जितने वक़ार रसूल के काम थे वही चलाते थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको हाव भाव सारा पता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो मैं समझता हूँ कि उनके आने से एटलीस्ट बानियाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अभी वैक्यूम था वो फिल हो जाएगा। और बड़े तेज़ तरार व्यक्ति हैं, स्पीच तो आपने सुनी, लेकिन स्पीच के अलावा उनका काम करने का तरीका भी है, जिसकी वजह से इतने लोग आए। इतनी ठंड में बानियाल से कश्मीर पहुंचना ये बड़ा आज के टाइम में नामुमकिन है। अगर आज 2000 लोग थे तो इसका मतलब है पीछे 2 लाख लोग पीछे वेट कर रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद महबूब साहब हमारे साथ आपकी बात करने के लिए। ये थे महबूब साहब, जो कि हमारे फ़ेसबुक पेज के माध्यम से आप तक जो मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे, ज़रूर कुछ सवालों के जवाब जो या कुछ सवाल जो आपके मन में होंगे उनके जवाब भी आपको मिल गए होंगे। ये इस समय जो है डीएपी के जो राज्य प्रभारी हैं और भलेसा से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत-बहुत थैंक यू महबूब साहब आपका, और आप सभी दर्शकों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।